तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल वॉल की। व्हाट वी गोना डू, सेल वॉल। ओके, तो क्या है सेल वॉल? यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिजिड मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, तो रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स। ओके, तो मतलब सेल वॉल का जो अपीयरेंस है, जो कैसे दिखते हैं वो सेल वॉल, उसकी हम यहाँ पर बात की गई है कि वो सेमी इलास्टिक है, रिजिड है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वो इलास्टिस उनके पास इलास्टिसिटी है, वो अपने ही स्थान पे अपने ही पोजीशन पे वापस आ सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद है सेमी ट्रांसपेरेंट, थोड़े बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइक जेली टाइप। ओके, उसके बाद है प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, उसके बाद है प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी हुई है। ठीक है, ये सब किस में हमें देखने को मिलता है? तो इन प्लांट सेल, फंगाई एंड प्रोकैरियोट्स। उसके बाद मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट, फंगाई फंगल सेल्यूलोज एंड काइटिन इन फंजाई। ओके, यहाँ पर सेल वॉल कैसे बनाया जाता है, मतलब किससे बनाया जाता है? तो प्लांट की जहाँ तक हम बात करें तो वो सेल्यूलोज से बनाया गया है। सेल्यूलोज एक वन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, तो वो है सेल्यूलोज। तो प्लांट में सेल्यूलोज से वो बनता है। उसके बाद फंगल सेल्यूलोज एंड काइटिन इन फंगाई। हम फंगाई की बात करें तो उसमें काइटिन की सेल वॉल होती है। जहाँ पर भी हम मशरूम की बात करें तो आपको पता है कि कुछ वाइट वाइट कलर्स की कुछ हमें परतें दिख रही है, तो वो सब है काइटिन। ठीक है, तो नॉर्मली ये काइटिन की होती है सेल वॉल पर, लेकिन किस में? फंगाई में। और सेल्यूलोज की सेल वॉल किस में होती है? प्लांट्स में। उसके बाद है एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सबेरियन एंड क्यूटिन। ओके, मे बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी थिकनिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ बातें की है हमने सेल्यूलोज की, काइटिन की। उसके बाद मतलब उसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें क्या देखने को मिलता है? लिग्निन होता है, सुबेरिन होता है, क्यूटीन होता है। ये सब कुछ एलिमेंट्स है जो वहाँ पर दिखने को मिलते हैं। नॉर्मली लिग्निन तो बहुत सारी जगह पर जो कोई पेड़ है, जो पेड़ के आस आर पार तो हम नहीं देख सकते, तो उसी पेड़ की ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कौन करता है? पेड़ का जो कलर है वो कौन देता है? लिग्निन उसको देता है। ठीक है, पेड़ का जो जो मतलब जो स्टेम होता है, स्टेम का जो कलर है, कलर कैसा होता है? थोड़ा सा ब्राउनिश होता है ना, वो कलर कौन देता है? लिग्निन उसको देता है। अगर पेड़ में से, अगर किसी लकड़ी में से या पेड़ में से पूरा का पूरा लिग्निन निकाल दे तो हमें ट्रांसपेरेंट पेड़ दिखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक बार ऐसा रिसर्च हो चुका है कि एक बंदी ने क्या किया था कि सारी लकड़ियों में से बहुत सारी लकड़ियाँ उसने ली और उस सारी लकड़ियों में से एक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए लिग्निन को बाहर निकाल लिया था। तो लिग्निन को बाहर निकालने के बाद वो पेड़ कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका था। तो जहाँ कहीं भी अगर कांच की ज़रूरत हो वहाँ भी हम इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं। हाँ, ये अंडर रिसर्च में है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। उसके बाद यहाँ पर है सेल वॉल प्रोसेसिंग स्मॉल पोर्स थ्रू विच एडजेसेंट सेल रिमेन कनेक्टेड कॉल्ड प्लाज्माटोमेटा। ओके, उसके बाद सेल वॉल एक दूसरे सेल वॉल से कनेक्टेड होती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्माटोमेटा। ओके, तो सेल वॉल का रोल यहाँ पर क्या होता है? तो इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, जैसे ही हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था। सेल वॉल होगी तब हम पर्टिकुलर सेल को शेप दे सकते हैं। उसके बाद इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। हाँ, अगर सेल वॉल ना होती तो प्लांट के अंदर का जो जितना भी फ्लूइड है वो फ्लूइड बाहर आ जाता। अगर सोचो आप गन्ने के खेत में गए हो, ठीक है, शुगर कैन के खेत में गए हो और शुगर कैन के जो सेल है उस सेल में सेल वॉल हो ही ना, तो पता है वो जो जूस शुगर कैन में होता है ना, वो अंदर नहीं रहेगा, वो उनकी नदियाँ बहेगी बाहर। जब शुगर कैन उगेगा, वो ग्रो अप होगा, उसी तरह से उसकी नदियाँ बाहर बहेगी उसके शुगर कैन के जूस की।
ऑटोमेटिकली उसका जूस निकालना ही नहीं पड़ेगा, आप सीधे उसे डायरेक्टली पी सकते हो, बिना जूस निकाले डायरेक्टली पी सकते हो। लेकिन ऐसा कब होता है? जब किसी प्लांट में सेल वॉल ना हो। ठीक है, तो सेल वॉल का मतलब क्या है? वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, वो फ्लूइड को जाने से रोकता है बाहर। प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी, मतलब पैथोजन्स, मतलब जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है अंदर के ऑर्गेनल्स को। उसके बाद ग्रोथ ऑफ सेल वॉल डिटरमाइंस अ ग्रोथ ऑफ सेल। यहाँ पर सेल वॉल प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल एंडोऑस्मोसिस। यहाँ पर सेल वॉल प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस, मतलब सेल वॉल एंडोऑस्मोसिस से क्या होता है? फूलता है, बर्स्ट होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा एंडोऑस्मोसिस हो जाए तभी। उसके बाद एबिलिटी टू withstand a lot of variant in nature। ठीक है, नेचर में बहुत सारे वेरिएंट सेल वॉल के देखने को मिलते हैं, सभी जगह एक ही सेल वॉल नहीं देखने को मिलता। हाँ, यहाँ पर एक रहेगा ना, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल डिटरमाइंस अ ग्रोथ ऑफ सेल। जितना सेल वॉल का ग्रोथ होता है उतना ही सेल का ग्रोथ हो सकता है, ऐसा हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा हम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, डज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन फंक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंट है? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी यही पढ़ा, सेल वॉल में भी यही पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर डिफरेंस हमको दिखाया गया है कि अकर्स इन प्लांट सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर मिलता है? प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। आपको शार्प याद रखना है कि अकर्स इन प्लांट सेल, मतलब सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में दिखाया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। उसके बाद lies on the outside of the cell and lies on the outside of animal cell and inside the plant। यहाँ पर सेल वॉल आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब ओनली प्लांट्स जो होते हैं उनकी आउटसाइड लेयर एक होती है, उसकी लेयरिंग होती है। यहाँ पर कहाँ पर वो सेट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के बाहर आउटसाइड होता है, और प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, रिजिड एंड थिक होता है सेल वॉल। थिक मतलब जिस तरह से प्लांट की जो स्टेम होता है, स्टेम पर जो बार्क होती है ना, वो कितनी सख्त होती है, वो किससे होती है? ऐसे रिजिड एंड थिक सेल वॉल से होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? फ्लेक्सिबल एंड थिन होती है। हमारी जैसे स्किन है जो फ्लेक्सिबल एंड थिन है ना, इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पर फ्लेक्सिबल एंड थिन होती है। उसके बाद सेल वॉल इज पैरामेबल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली पैरामेबल, जिसके बारे में मैंने आपको आगे बताया था। फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। यहाँ पर सेल वॉल किससे बनता है? नॉर्मली सेल्यूलोज से बन सकता है, हेमीसेल्यूलोज से बनता है, और पैक्टिन जो भी सेल्यूलोज का ही एक पर्टिकुलर भाग होता है उससे बन सकता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है। हमने आगे बहुत सारा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल वॉल क्या करता है, उसके फंक्शन हमने जान चुके हैं। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकता है? होल्ड सेल्यूलर कंटेंट इन कंट्रोल पैसेज मटेरियल्स, मतलब सेल्यूलर कंटेंट के, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं, जितना भी वो हमारा जो फ्लूइड होता है सेल का, उसके बाद ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलर वे आउट बना देता है। क्या यहाँ पर दोनों का डिफरेंट हम खत्म करते हैं। यहाँ पर अब मेन बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियस, मतलब द सेल ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो रही है। अगर न्यूक्लियस ना होता तो सेल भी ना होता। जिस तरह से हमारा दिमाग ना होता, बिना दिमाग का इंसान कैसा होता है, उसी तरह से बिना न्यूक्लियस के कोई सेल रह नहीं सकता। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होना ही चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल पैनल है, वो एक पर्टिकुलर सीपीयू बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है किसी भी सेल के अंदर? हम यहाँ पर थोड़ी सी एक तस्वीर दिखाई गई है कि न्यूक्लियस कैसा होता है किसी भी सेल में, कि dense proplasmic body that contain hereditary information controlling
सेल एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात कही गई है कि डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। एक सेल होता है, सेल के अंदर एक छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है, छोटा सा एक केंद्र बिंदु होता है जो डेंस पोलीप्लाज्मिक बॉडी को दर्शाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं। जीन्स का मतलब पहनने वाला जीन्स नहीं, हमारे जो जनीन होते हैं, हमारे जो जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को आगे नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे अगर आपको कोई बोले कि आपका नाक या आपके गाल या आपकी आंखें आपकी मम्मी या पापा की तरह है, आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, वो आपका पापा की तरह है, मम्मी की तरह है, तो ये सब जो बातें हैं ना, वो हेरिडिटी के कारण आती है। हम अपने लाइफ में हेरिडिटी भी दर्शाते हैं और इवोल्यूशन भी दर्शाते हैं। हम अपने माँ बाप जैसे हैं, हाँ हम अपने मम्मी पापा जैसे हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग भी है। हमें कोई बोले कि आप अपने मम्मी पापा जैसे हो, तो वो है हेरिडिटी। और कोई बोले कि आप अपने मम्मी पापा से थोड़े से अलग हो, उसे बोलते हैं हम इवोल्यूशन। ठीक है, अगर किसी बहुत सारे परिवार में ऐसे होता है कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन तक इतनी ज़्यादा पहुंचती है कि उनमें उनकी जो पीढ़ियाँ होती है ना, मतलब राजा महाराजा की, उनके गुण यहाँ पर आ जाते हैं। उनके गुण, कई बार ऐसा होता है कि यार अगर माँ बाप की एबिलिटी नहीं है अच्छा पढ़ने की या अच्छा याद रखने की, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छा नहीं पढ़ सकते। आपकी भी अलग एबिलिटी होती है। अगर माँ बाप, मम्मी या पापा के, दादा या नानी की, किसी के भी एबिलिटी होती है अच्छा पढ़ने की, अच्छा मेमोराइज करने की, तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जो जनरेट हुई है, उससे आप अच्छा पढ़ सकते हो, आप अच्छा मेमोराइज कर सकते हो, अच्छा समझ भी सकते हो। तो ये सब जीन्स की वजह से हुआ है। और ये जीन्स कहाँ पर होते हैं, एक फ्लूइड के रूप में होते हैं ये जीन्स। और ये जीन्स कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या करता है, इन जीन्स को प्रोटेक्ट करता है और उनको वे आउट देता है। ठीक है, वो कहाँ पर स्टेबल होता है, तो एक मीडियन और सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है। इन मैच्योर प्लांट सेल इन लाइज टूवर्ड पेरीफेरी। यहाँ पर मैच्योर प्लांट में अलग अलग जगह पर, पेरिफेरल जगह पर हमको दिख जाता है। इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यस, जो हमने बात की थी सेल के बारे में, सेल के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक क्या होता है कि जो सेल है वो पर्टिकुलर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन अपने अपने आप के आसपास कवर करता है, अपने आप का एक मेम्ब्रेन बनाता है। उनके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स जमा रहते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, मतलब नॉर्मल सेल बोलते हैं उसको। लेकिन प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यहाँ पर प्रो का मतलब है पहले का, आदि मानव के समय, मतलब आदि मानव से भी पहले 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 बहुत पहले, जब ऐसा कोई सेल बना था जिसके आसपास एक पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं था, पर्टिकुलर सेल वॉल नहीं थी, और उसके अंदर, हाँ उसके अंदर न्यूक्लियस तो था, जीन्स तो थे, लेकिन न्यूक्लियस का जो प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है, जो कवरिंग होती है, वो नहीं थे। प्रोकैरियोट्स में याद रखना है, कवर नहीं होता है, अपने जीन्स कवर नहीं होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, उनके अंदर मतलब न्यूक्लियस के भी अंदर एक छोटा सा दूसरा न्यूक्लियस होता है जिसमें जीन्स रहते हैं, हमारा डीएनए रहते हैं। डीएनए का मतलब जानते हैं, डीएनए आरएनए, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, उसको फुल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमें हेरिडिटी ट्रांसफर करने में मदद करता है। आपको पता है कि एक डीएनए में बहुत सारी मेमोरी को हम रख सकते हैं एक डीएनए में। अगर वो डीएनए आपके मम्मी पापा से आप में ट्रांसफ़र होता है और उन दिनों कुछ भी गड़बड़ हो गई वो डीएनए ट्रांसफ़र में, तो आप एबनॉर्मल हो जाओगे, आने वाला बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ अलग ही गलती कर बैठेगा, मतलब कोई अलग ही एबिलिटी दर्शाएगा। ठीक है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड और डीएनए बोलते हैं। ठीक है, वो ही हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। हर इंसान में डीएनए होता है। डीएनए के बारे में हम
विस्तृत में चर्चा करेंगे जब मैं आपको आपसे मिलूंगा। यहाँ पर सेल लाइक आरबीसी, सी एलिमेंट लाइक न्यूक्लियस, मतलब आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सेल विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। यस, विदाउट न्यूक्लियस सेल बहुत कम सर्वाइव कर सकता है। जैसे हमारे आरबीसी हर 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाते हैं, ठीक है, मतलब उनमें न्यूक्लियस होता है लेकिन बहुत ही अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो हर 120 दिन में हमारे सेल मर जाते हैं और दूसरे उतने ही जिंदा हो जाते हैं। वन न्यूक्लियस मतलब यूनिन्यूक्लिएट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ सेल बट सम सेल में हैव मोर देन वन न्यूक्लिएट, ठीक है। तो बहुत सारे सेल में नॉर्मली क्या होता है कि एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जैसे मल्टी न्यूक्लिएट उसको बोलते हैं, ओके। यहाँ पर आपको बताया गया कि व्हाट इज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ, किस तरह से न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर प्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हमको सीखनी है। यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और ये उसके आजू बाजू पर्टिकुलर सेल है। तो न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन मैनी न्यूक्लियर पोर्स। यस, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यार, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कवरिंग एरिया है, देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करता है। सो साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है वो अंदर मिल ना जाए, घुल ना जाए, उससे उससे बचाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जिसमें जीन्स है, मैं जैसे आपको बताता हूँ उसी तरह से वहाँ पर जीन्स होते हैं, हमारे जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट कलरलेस डेंस सेफ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। यहाँ पर जैसे हमारे सेल के आसपास एक पर्टिकुलर कवर होता है, उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के आसपास भी हम क्या होता है, पर्टिकुलर एक कवर होता है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलोप बोलते हैं। उसी एनवेलोप में एक पर्टिकुलर फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पर वो क्रोमेटिन या न्यूक्लियस सस्पेंशन से बनता है नॉर्मली, उसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं हम। न्यूक्लियस वो क्या है? वो है मेन चेंज, अ राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। इट इज साइट ऑफ रिबोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। रिबोसोम फॉर्मेशन का जो पर्टिकुलर साइट है, यहाँ से रिबोसोम पर्टिकुलर रिबोसोम बनते हैं। दिस इज द साइट ऑफ रिबोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको ओरिजिनली नज़र आ रही है। यहाँ पर ये देख रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर का जो फ्लूइड होता है, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जो सेंटर में पड़ा है। उसके अंदर जीन्स है, क्रोमेटिक जीन्स। यहाँ पर कुछ ओरिजिनल तस्वीर है, ठीक है, ये रही, ये है एनवेलप और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये कुछ रिसेप्टर्स है, मैं जब मिलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ये एक डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा कि भाई किस तरह से न्यूक्लियोलस हमारा काम करता है और न्यूक्लियस किस तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है।
क्योंकि इसमें बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दोनों की डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। यस, यहाँ पर क्रोमोसोम की हम बात करेंगे, वो है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।